नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आत्मनिर्भर भारत, यही मंत्र दिया प्रधानमंत्री ने जब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। जी हां, और मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। इसी आत्मनिर्भर भारत का कॉन्क्लेव आज पूरे दिन हमने किया। आत्मनिर्भर भारत को लेकर आगे का रोड मैप सरकार का क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। स्वागत है नितिन गडकरी जी आपका ई एजेंडा आज तक में। मैं और अंजना नमस्कार। अगले कुछ देर अपने कुछ और सहयोगियों के साथ मिलकर आपसे बात करेंगे। मेरे दो सहयोगी साहिल जोशी मुंबई से और अशोक सिंघल दिल्ली से हमारे साथ आपके साथ इस चर्चा में लगातार लाइव मौजूद रहेंगे। लगातार एक के बाद एक हर रोज निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री सामने आ रही है नितिन जी, और वो एजेंडा रख रही है जिसमें सबसे पहले आप ही के मंत्रालय एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ मिलेगा ये उन्होंने बताया, और उसके बाद प्रवासी मजदूरों से लेकर हर कृषि क्षेत्र, हर हिस्से का उन्होंने जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना के खिलाफ जंग में अब जबकि हम चौथे लॉकडाउन की तरफ, जिसको पीएम ने कहा है नए रंग रूप में होगा, यानी जीने का अंदाज जरा बदलेगा, थोड़ी सी शायद कई जगहों पर ढील दी जाएगी, इन सब के बीच बड़ी चुनौती आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाने की, सीमित आर्थिक गतिविधियों में ये कैसे होता हुआ देखते हैं आप, और इस पैकेज के जरिए ये कैसे होगा? राहुल गांधी ने कहा है कि लोन देकर आप सिर्फ साहूकार की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। नितिन जी, देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और कोरोना की लड़ाई के साथ हमको आर्थिक लड़ाई भी लड़नी है। कोरोना की लड़ाई की जो लड़ रहे हैं हम लोग, केवल हम नहीं लड़ रहे, पूरा विश्व लड़ रहा है। और पहली बार ये एक्सपीरियंस होने के कारण स्वाभाविक रूप से हमको ये समझना होगा कि कोरोना वायरस के साथ जीने की हमारी पद्धति क्या होगी, आर्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, ये हमको समझना होगा। तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने काफ़ी बातें लिबरलाइज की है। जैसे नेशनल हाईवे पर करीब 75 to 80% गुड्स ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा शुरू हो गया है, और बड़े प्रमाण पर अभी जैसे पब्लिक मॉल, जैसे बड़े मॉल है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एविएशन और रेलवे, इसको छोड़कर काफ़ी इंडस्ट्री का भी काम शुरू हुआ है, और ट्रेड बिजनेस छोटे छोटे ये भी शुरू हुए हैं। केवल एक है कि 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाए, और उसके साथ साथ सैनिटाइजर से लगातार हाथ साफ करें। इस गाइडलाइन के साथ जो भी रिलैक्सेशन होगा वो कोशिश की जाएगी, ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित रूप से चले। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये मानता हूँ कि आर्थिक लड़ाई भी हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज दिया है, ये पैकेज नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है। और ये रिफॉर्म जो है, इसमें गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनका कल्याण कैसे हो, देश में नए रोजगार की निर्मित कैसे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, और विशेष रूप से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, और स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर, यानी मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि स्वदेशी और स्वावलंबन का विचार विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो हमारी कमी है, जैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कमी है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाकर हम स्वदेशी में, गाँव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए रोजगार तैयार करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में लाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, और सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जिस बात का उल्लेख किया था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और करीब 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए जो भी लगता है, देखिए आज कोल के बारे में निर्णय हुआ, हमारे देश में कोल है, हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में कॉपर है, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में आज देखिए गोल्ड है, फिर हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में हम बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं, हम 7 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में अगरबत्ती की काड़ियाँ और आइसक्रीम खाने के चमचे भी तैयार हो सकते हैं, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब हमारे देश में पीपी किट हमारे लोगों ने इतनी तैयार की कि सरप्लस हो गई। हमारे एमएसएमई में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इतना नहीं, जो सैनिटाइजर 1200 रुपये लीटर था, आज वो 160 रुपये लीटर हो गया। इतना प्रोडक्शन हमारे लोगों ने किया। जो M25 का मास्क छोड़कर हमारे महिलाओं ने घर घर में इतने मास्क तैयार किए, तो इतने बड़े प्रोडक्ट। आज ही मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से और पीयूष गोयल जी से बात की कि अब अगर आप खरीदना है तो भारत सरकार खरीदी नहीं कर सकती, अगर इतना सरप्लस है तो आप एक्सपोर्ट करने की अनुमति दो। ये छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 पैसे मिलेंगे।
इतना हमने करके दिखाया। तो हमारे पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, और उसके लिए जो आर्थिक कैपिटल लगता था वो भी हमने अब मुहैया किया है। जो अड़चन में एमएसएमई थी उनको रिस्ट्रक्चर भी किया है, उसके लिए फंड ऑफ फंड भी लिया है, 3 लाख करोड़ का स्पेशल वर्किंग कैपिटल बढ़ा कर दिया विदाउट कोलैटरल एंड गारंटी। ये सब बातों से जो लटके हुए अड़चन में फंसे हुए उद्योग थे वो भी दौड़ने लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा और निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी का व्हील जो है एक्सेलरेट होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है सर? क्योंकि जब बात आ जाती है रिफॉर्म की तो उसमें लोगों को यह महसूस होने लगता है कि यह तो लॉन्ग टर्म गोल है, और इस समय जिस परिस्थिति में है देश और उसकी आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था, लोग चाह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म वैक्सीन होता जिससे फटाफट खड़े हो जाते कम से कम। देखिए, कुछ बातें इमीडिएट होती है, कुछ मिड टर्म होती है और कुछ लॉन्ग टर्म होती है। पर मैं आपको एक बात प्रार्थना करूंगा कि 3 लाख करोड़ का वर्किंग कैपिटल तुरंत मिलना शुरू हुआ है विदाउट कोलैटरल, कोई फी नहीं है। और अभी ये जब हमारे एक होगा, मेरे हिसाब से ये तुरंत हो रहा है, तो अब क्रिएट होंगे, कितने होगी, कितना इंपोर्ट कम होगा, कितना इसका इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट। और इसके बाद में जैसे ये 20 लाख करोड़ का जो होगा, इसके साथ साथ बाकी भी प्रयासों से गवर्नमेंट में सेक्टर खोल रहे हैं। अभी डिफेंस में आज ही आपने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ किया। अब डिफेंस का बजट 1.25 लाख करोड़ का है। अब हम डिफेंस में इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बने, ये हमारी सोच है। तो हर जगह पर ये हुआ है और इसके परिणाम तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है 3, 4, 6 महीने में इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। और हमारे जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, आप देखो, आप इसी साल में उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं अशोक सिंघल हमारे सहयोगी के पास चलें और वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे खासतौर पर मजदूरों से, एक सवाल मेरा है आपसे। मुकाबला हमें चीन जैसे मुल्क का करना है, हालांकि चीन भी अभी बुरी तरह से त्रस्त है इस त्रासदी की वजह से, लेकिन चीन ने हमेशा स्मार्ट बिजनेस अपनाया। चाहे वो हिंदुस्तान में ही मनाने वाली दिवाली हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसको ये समझ में आया कि मुझे इस दाम पर कम क्वालिटी की ही चीज बनानी है, उसने मार्केट को, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को पूरी तरह से हब बनकर कब्जा कर लिया। हमें स्मार्ट बिजनेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम उतने क्रिएटिव, इनोवेटिव और साथ ही स्मार्ट बिजनेस कर पाए। इस पर क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये रोड मैप कैसे हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज कोरोना की लड़ाई लड़ते समय जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन हुई है वो है ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है हमारे लिए। अभी देखिए, जापान के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जापान के जो भी नागरिकों की इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री चीन में है, वो अगर आउट ऑफ चीन निकलना चाहते तो उनके लिए उन्होंने बड़ा पैकेज जाहिर किया है। अब अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस और दुनिया के देश चाइना से डील नहीं करना चाहते। और दूसरी जो आप जो कह रही ना अंजना जी, ये दिवाली के वगैरह आइटम छोड़ दो, ये कोई बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं होता। जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसके जो बल्क ड्रग थे, जो बेसिक रॉ मटेरियल है हमारे इसका फार्मास्यूटिकल का, ये पूरा चाइना से आना शुरू हुआ और हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अभी हमने क्या किया है कि चाइना के बेसिक ड्रग के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और अभी हमने इसके लिए स्पेशल नीति बनाई है कि हमारे यहाँ जो बल्क ड्रग बनाएंगे उनके लिए स्पेशल कंसेशन ऑफर की है। तो नेचुरली हमारे यहाँ ये एक्स्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसमें अभी हम लोगों ने निर्णय किए कि जैसे अभी उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ जिसमें आपका सहयोग लगेगा। आप कागज दिखा रही है या शायद सूत है। अभी देखो, हमारे देश में 40,000 करोड़ की न्यूज प्रिंट इंपोर्ट होती है, 40,000 करोड़ का पल्प इंपोर्ट होता है और करीब हमारे देश में फर्नीचर के लिए 60,000 करोड़ की लकड़ी इंपोर्ट होती है। हमारे यहाँ वेस्टलैंड पड़ी है। हम लोग हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, बाद में हमारी इंडस्ट्री लगाओ, इतना मेंटेन करो। आज हम सैटेलाइट से कंट्रोल कर सकते कि हमारा ग्रीन एरिया कितना है। अगर इतना बड़ा है तो इतना काटने के लिए परमिशन देंगे। तो ये हमारे लिए बाम्बू की इकोनॉमी बन सकती है। चाइना में बाम्बू ने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो धीरे धीरे हमने सब सेक्टर में, जैसे एग्रो एमएसएमई, फिशिंग, अलग प्रकार के बनाए, क्लासिफिकेशन किया है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे,
और जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे। यही इसका सूत्र है और इससे ही स्वावलंबी, समृद्ध, संपन्न और एक स्वदेशी तंत्र विज्ञान भी होगा और जो हमारे पास नहीं हुआ वो टेक्नोलॉजी भी हम स्वीकार करेंगे और उसके आधार पर हम जाएंगे। यही तो बात हमने डिफेंस में की है कि अभी देखो हमारे यहाँ जैसे राफेल बनेगा, पहले हमारे यहाँ बनेगा और देखो मेरी बात आप लिख के रखना, जैसे मारुति आई थी तो उस समय मैं छोटा था पर हमारे लोगों ने उस समय हमारे पार्टी के लोगों ने मारुति सुजुकी का विरोध किया था। आज हमारी सुजुकी पहली बार आई और देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की हुई, 1,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अब हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं और मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूं कि 5 साल के अंदर मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल हो, बायोफ्यूल की हो, कुछ भी हो, मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर हुंडई तक पूरे वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रांसपोर्ट वाले, मशीनरी वाले सब लोग हिंदुस्तान में आएंगे और हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, एक्सपोर्ट होगा। अभी हमारे BPT पे आप जाएंगे मुंबई तो 3.5 लाख यूनिट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एम्बेसडर और फियाट के साथ किसी को नहीं आने देते, हमारे चेन्नई से 6 लाख हमारे ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रक अशोक लेलैंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब लोग, हमारा टाटा करता है, महिंद्रा करने लगा है। तो अब धीरे धीरे निश्चित रूप से इसके इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट मिलेंगे क्योंकि हमने इसको ओपन किया, हम करने नहीं देते। आपको याद है पुराने समय में महिंद्रा को जीप कितनी बनानी थी, वो कितना नंबर है उसका लाइसेंस लेना पड़ता था और केवल जीप, एम्बेसडर और फियाट 3 ही ब्रांड थे। जैसे टेक्नोलॉजी ओपन हुई, नई टेक्नोलॉजी आई, नए लोग आए, ऑटोमोबाइल सेक्टर बदल गया। तो ये उसी प्रकार से सब सेक्टर में रिफॉर्म करके हमारे देश में रोजगार का निर्माण हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थिंकिंग है कि जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा ट्राइबल, एग्रीकल्चर और रूरल एरिया है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों का विचार करके प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा पैकेज और नीतियां दी हुई है। इसका इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट मिलना शुरू होगा और निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन गडकरी जी, एक तरफ से प्रधानमंत्री को ग्लोबल लीडरशिप के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करना और दूसरी तरफ स्वदेशी से समृद्धि का मंत्र देना, लोग कंफ्यूज हैं कि हम अगर दरवाजे बंद करेंगे तो फिर दुनिया में बड़े कैसे होंगे। तो ये थोड़ा लोगों को समझाना जरूरी है। पहली बार दरवाजे खोल रहे हैं। आज जो डिफेंस में हमने इन्वेस्टमेंट अलाउ किया, FDI इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% अलाउ कर दिया, हमारे अभी सभी सेक्टर में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रहे हैं। उसके सिवा हमारे पास कैपिटल नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी, अरे लोगों ने भी खुद के मुझे बताइए, वेंटिलेटर हमारे पास नहीं थे, कितने स्टार्टअप आगे आए, अब वेंटिलेटर के लिए परमिशन ले रहे और वो अब हम वेंटिलेटर यूज करने वाले केवल नहीं रहेंगे, हमारे वेंटिलेटर बाहर से नहीं आएंगे। विशाखापट्टनम में हमने मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया, MSME और आंध्र प्रदेश के सरकार ने। तो जो एमआरआ है जो 6.5 करोड़ का है, वो हमारे लोगों ने 98 लाख रुपए में बनाया। यही स्वदेशी है और यही हमको करना है। ठीक है, FDI को लेकर सरकार की सोच आज साफ दिखी है और ये बहुत महत्वपूर्ण था ऐसे वक्त पर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की आप बात करें, मुझे लगता है वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में, मतलब कहते हैं कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत में बना हुआ कभी वैक्सीन न लगा हो। ये है हमारी काबिलियत। इन कदमों के जरिए इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम रॉ मटेरियल का चीन से बढ़ाते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद है। लेकिन एक दूसरी बड़ी चुनौती है जिन पर जुड़े हुए सवालों के लिए अब मैं सीधे लिए चलती हूँ। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, आप मजदूरों से लेकर सवाल पूछना चाह रहे थे। अशोक। नितिन जी, सबसे बड़ी सवाल ये है कि आज बड़ी बड़ी बातें हो रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। आपने भी बहुत सी चीजें बताई कि हम लोग इकोनॉमिकली पावर बनने वाले हैं, इकोनॉमिक पावर बनने वाले हैं, वर्ल्ड पावर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज का है नितिन जी कि हर रोज मजदूर मारे जा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे संभाला जाएगा, उनकी दुर्घटनाएं कैसी रोकी जाएंगी। आज भी औरैया में 24 मजदूरों की मौत हो गई है एक्सीडेंट में, तेलंगाना में हो गई, सागर में हो गई। उनका क्या होगा? हर रोज ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं, वो कैसे थमेंगी नितिन जी? देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात है कि यह बहुत संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें यह भी सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर मजदूर कुछ पैदल निकल गए, कुछ ऑटो रिक्शा में बैठे, कुछ ट्रक पर बैठे, बेचारे डर के कारण निकल गए।
हमने सब एनएचआई के टोल नाके पर मैंने कहा कि उनके भोजन की और व्यवस्था करो, उनको जो भी है मदद करो। जगह जगह बहुत सामाजिक संगठन, राजनीतिक नेता भी अभी भी मदद करें, पर आप कह रहे वो स्थिति है। पर इसका कारण क्या है? देखिए, मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पिछले 25 एक दिनों में करीब 8 करोड़ लोगों तक कांटेक्ट किया मेरा हुआ। छोटे छोटे यानी ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून के एसोसिएशन तक बातचीत हुई। मेरे ध्यान में आया कि लोगों के मन में डर और फियर पैदा हुआ है। लोग हताश है, निराश है, फ्रस्ट्रेट है, और इसलिए मजदूरों में बहुत बड़ा परिणाम है। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी रिएक्शन आएगी, पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करना पड़ेगा कि ये संकट है, हम इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। और दूसरी बात, इसके लिए जो उनका रोजगार है वो सुरक्षित करना होगा। अभी हमने 80% नेशनल हाईवे के रोड कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिए है। अनेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काम शुरू हुआ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम शुरू हो गया है। उनका रोजगार सुरक्षित भी बिना उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और लॉकडाउन हम करना भी आवश्यक है। और दूसरी ओर अगर रोजगार नहीं मिला तो ऐसी स्थिति आएगी, ये भी प्रश्न है। अब दूसरी ओर अब क्या है, इन मजदूरों को लग रहा है कि हम अपने घर चले जाए। अभी क्या होगा अगर कुछ मरने की स्थिति आएगी तो चलो हमारे घर जाए, इस मानसिकता में लोग डरे हुए जा रहे हैं। उनका मोरल बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको वापस रोकना। दूसरा, अब थोड़ा सा ये जो मीडिया में प्रेजेंटेशन हो रहा है कि पूरी हमारी इंडस्ट्री और हमारा बिजनेस पूरा माइग्रेंट लेबर के ऊपर डिपेंड है, ऐसी स्थिति नहीं है। मुंबई में, कहीं दिल्ली में कुछ प्रमाण में अलग अलग इंडस्ट्री में इस पर प्रोपोर्शन है, पर कुछ प्रोपोर्शन है कि वहाँ स्थानिक भी लोगों के बड़े प्रमाण पर मजदूर करके काम करते हैं, वो संख्या भी है। पर ये जो जाने वाले लोग हैं इनको रोकना होगा, गए हुए लोगों के मन में विश्वास पैदा करके लाना होगा, और जो जाना चाहते हैं उनकी जाने की ठीक व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आज योगी जी का स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमको इनको संभालना पड़ेगा, ये हमारे परिवार के लोग हैं, खाने पीने की व्यवस्था, इनकी जाने की व्यवस्था, थोड़ा 8-10 दिन घर जाएंगे, थोड़ा सा शांति से फिर विश्वास पैदा करेंगे, मोरल उनका बढ़ेगा, फिर वापस आएंगे। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट। और ये घटना जो हो रही है एकदम ये थोड़ा सा हुआ है, ये डर के कारण अचानक एक क्या बोलते हैं जिसको, हलचल मच गई एकदम, और इसके कारण इस प्रकार की हो रही है। दुखी है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको रोकने के लिए मजदूरों को जहां वहां रोकना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी रहने की व्यवस्था करना, और भारत सरकार ने, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उनका भी विचार करके वो सब भी जो सर्वाइकल के वो किया है। पर ये बात जरूर है, आपका कहना सही है कि ये संकट गहरा है और हम सब लोग इससे गुजर रहे हैं। हम तो स्वाभाविक रूप से ये अचानक ऐसे जो संकटें पैदा हुई इसको संवेदनशीलता के साथ और विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के प्रति प्रेम रखते हुए इन सबको सरकार भी पीछे खड़े रहेगी, समाज भी खड़ा रहेगा, और सबके सहयोग से इनको आत्मविश्वास बढ़ाना और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर और उनको थोड़ा सा जो डर है, फियर है, दूर करके हम उनको फिर से रोकने की कोशिश करना, यही करना होगा। लेकिन नितिन जी, सवाल ये उठता है, इनके ऊपर दोहरी मार है। एक तरफ तो दुर्घटनाएं हो रही हैं, पैदल चल रहे हैं, मीलों पैदल चल रहे हैं, ट्रैक पे, सड़कों पे साधन नहीं है। दूसरा, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है नितिन जी, उनके पास रोजगार नहीं है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है, उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, चाहे वो इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट हो, किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो। लेकिन अभी फौरी तौर से उनको क्या मिलेगा? सवाल यह है कि आज के दिन उनको क्या मिला? जब राहत मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन आज जरूरत आज है उनको राहत देने की। तो नितिन जी, आज का सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज सरकार उनको क्या देने वाली है? देखिए, इनको सरकार ने अनाज के भंडार खोल दिए हैं। मैंने हमारे कलेक्टर को, नागपुर से काफी, हैदराबाद से मजदूर आके मध्य प्रदेश और उधर जा रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप जो हमारा रेशनिंग का अनाज है वो फ्री ऑफ चार्ज यहाँ जो सेंटर्स काम कर रहे हैं नेशनल हाईवे पर, इनको दे दो जितना लगता है, ताकि लोगों को कोई भूखा न मरे। और अगर आप थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, पूरे रोड पर सब जगह पर वहाँ भोजन की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, उनकी बैठने की व्यवस्था, कुछ जगह मेडिकल कैंप लगा कर की व्यवस्था की गई है। ये बहुत संकट, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर संवेदनशील समाज और सरकार की ओर से जो हमारी योजनाएं निर्मला जी ने जाहिर की, उनके रेशन कार्ड के ऊपर भी अभी अपने गांव जाएंगे तो वहां रेशन ले सकेंगे वो कार्ड दिखाकर। अब इस प्रकार से जितना सरकार से हो सकता है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका भी सहयोग चाहिए। सबको सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका मॉरल जो डाउन हुआ है वो मॉरल बढ़ाने के लिए मीडिया से लेकर, राजनीतिक नेताओं से लेकर
पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और विशेष रूप से हम जीतेंगे, हम ये लड़ाई में जीतेंगे, ये डर फियर को दूर करना, तो ये बहुत आवश्यक है। और ये चल रहा है, पर परिस्थितियां तो आप कह रहे हैं ऐसी भी है, इसको मैं नकारता नहीं हूं, पर धीरे धीरे उपाय तो यही है, इसके अलावा और तो कोई उपाय मुझे नहीं दिखता। नितिन जी, राहुल गांधी ने आज कहा है कि केंद्र सरकार साहूकार की तरह बिहेव करती है, उनका व्यवहार साहूकार की तरह है, क्यों नहीं डायरेक्ट उनके खातों में पैसे दे देती सरकार, ताकि उनको तुरंत फायदा, राहत मिल सके, फायदा हो। देखिए, मैं तो एक बात साफ कहूंगा सभी के लिए कि इस समय जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको सोचना होगा। अब मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो 35 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसे जमा किए, वो कौन थे? सबसे पहले वो पैसे जमा किए गए। मुझे बताइए, अनाज के भंडार पूरे खोल दिए। आज मुझे बताइए, इस प्रकार की बात उन्होंने नहीं करनी चाहिए। न सरकार कभी साहूकार होती है, पर सरकार भी आखिर जनता की होती है। और इसलिए मैं आपको एक दूसरी भी बात बताता हूं, इस समय दुखी कौन नहीं है, अड़चन में कौन नहीं है? राज्य सरकार को अगले महीने पगार देने के लिए पैसे की कमी है, भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, एमएसएमई बंद पड़ी हुई है, और जो एमएसएमई के और इंडस्ट्री के मालक तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। फिर भी हमने अलग अलग प्रकार से उनके अकाउंट में पैसे डालकर लिक्विडिटी निर्माण करने की कोशिश की है, ताकि उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो मजदूरों को पैसा देंगे। अभी ईपीएफ के इसमें हमने कहा कि 10% ही भरना होगा। बाद में करीब 7,000 करोड़ का ईपीएफ का पैकेज इसलिए दिया कि जो बेनिफिट इंडस्ट्री को मिलेगा उसके बदले में वो तनख्वाह देना चाहिए। अब मुझे एक तो लगता है कि सरकार की भी अपनी मर्यादा होने के बाद भी मैं आपको प्रामाणिकता से बताता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने पैकेज जाहिर किया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, और आपको मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ना मुझे कोई राहुल जी के सवालों का जवाब देना है, मेरे एक्सपेक्टेशन से डबल बात प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे डबल दी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आर्थिक स्थिति भी समझता हूं, और मुझे पता है कि इस समय फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भारत सरकार के भी कितने हैं, और ऐसे स्थिति में आउट ऑफ वे जाकर जो देने लायक था, यानी छप्पर फाड़कर, इससे ज्यादा कोई सरकार नहीं दे सकता जी। अब इसके बाद भी कुछ लोगों को बोलेगा और ज्यादा चाहिए, तो लोगों को तो उनकी भी अपेक्षा संकट के अनुसार कदाचित सही भी हो सकती है, पर आखिर सरकार भी जनता का है, उसकी भी कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है हम सब समाज ने और देश ने और सरकार ने मिलकर इनकी रक्षा करना, इनकी संवेदनशीलता के साथ इनको आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, मेडिकल चेकअप करना, उनको दवाइयाँ फ्री ऑफ चार्ज देना, और कई अभी योगी जी ने ट्रक पर भी बिठाकर धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 लोकल के कैसा भी करके उनको पैदल न जाते हुए वो धीरे धीरे अपने घर जाते तो घर जाने देना, और बने तक घर जाने के बजाय उनको रोकना और वही उनके रोजगार को शुरू कर देना, यही सबसे अच्छा मार्ग होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, और इसी पर मेरा अगला सवाल है आपसे नितिन जी, कि अभी ये चुनौती नहीं होगी क्या? क्योंकि निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि मनरेगा पर जो मजदूर गांव में पहुंच गया है, मनरेगा के तहत ही उसको पैसों का इंतजाम किया जाएगा। अब ये आर्थिक गतिविधियां कब तक शुरू होता हुआ देख रहे हैं आप एमएसएमई सेक्टर में? क्योंकि चुनौती इस वक्त ये है, कई फैक्ट्रियां हैं राजधानी के आसपास और पूरे देश में जहां पर मजदूर नहीं है, चले गए। देखिए, आप अंजना जी समझिए कि अड़चने आती है। जैसे मैं नागपुर में हूं, अभी मैं दिल्ली में नहीं आ पाया, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री वाले आए और उन्होंने कहा कि ये जो 20% है आपका, ये हमको मिल ही नहीं पाता क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है बैंकों में, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस बंद है। तो फिर मैंने स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब से बात की और फिर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको, स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि एक काम करो कि ये कंपाउंडिंग ना करें, हमें अनुमति दे, बाद में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम मैंने दोनों से बात करके सुलझाया, हमारे यहाँ इंडस्ट्री वालों को पैसा मिलना शुरू हुआ। अब बाकी बैंक वाले उनको बुला रहे और बोल रहे आप पैसे लेके जाओ। तो अब कैसा है कि अड़चने हैं। देखिए, कोई बात आसान नहीं है, हर जगह सरकार के नियम ऐसे भी है, उसको धीरे धीरे एक एक बात को रिजॉल्व करके आगे जाना पड़ेगा। और जो ऐसे अड़चने आती है, मैं तो खुले रूप से लोगों को कह रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंस से कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे आप ईमेल कर दो, मैं ऑफिस में स्पेशल सेक्शन बिठाया कि भाई इसको एनालाइज करो, क्या क्या कर सकते, क्या कैसी मदद हो सकती है। फिर भी मैं मानता हूं कि सब कुछ करने के बाद भी ये बहुत गहरा गंभीर संकट है, कठिनाइयां है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आत्मविश्वास के साथ सबके पीछे खड़े रहना सरकार ने, समाज ने और सब लोगों ने,
और कौन संकट में नहीं है? मीडिया वाले भी संकट में है। आपका एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गया है, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो अब इस समय एवरी इंडस्ट्री, एवरी बिजनेस, एवरी पर्सन, छोटे से बड़ा, मैं आपको बताओ, बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात कर रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंस में, बात करते करते एक आदमी के आंखों में आंसू आ गए। एवरीवन इज इन प्रॉब्लम, और इसलिए हमको सबको आत्मविश्वास बढ़ाकर उनका जो डर, फियर है, दूर करके हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब। और जो वाजपेयी जी की कविता का मैं उल्लेख करता हूं कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे जाए, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाधान निकलेगा। ये बहुत कठिन काम जरूर है, पर असंभव नहीं है। स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के साथ निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन गडकरी जी, आपने खुद जिक्र किया कि कुछ उद्योगपतियों से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो आंख में आंसू भी दिख रहा है किसी के। केंद्र की सरकार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आंसू नहीं दिख रहे क्या? सब राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी का पैसा दे दीजिए, नहीं तो कोरोना के लिए अलग से कोई ग्रांट दे दीजिए, कोई पैकेज जारी कर दीजिए राज्यों के लिए भी। उनके पास पैसा नहीं है, कैसे लोगों को वो चीजें मुहैया कराएं जिनकी आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं कि ये राज्यों की सरकारों के इशू हैं, ये खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखो, राज्यों के लिए भी बड़े प्रमाण पर भारत सरकार की ओर से मदद दी गई है कोरोना के लिए। और ये जो आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जीएसटी के बारे में भी मेरी जानकारी ऐसी है कि जो राज्य सरकार का हिस्सा है उसको भी तुरंत रिलीज करने के बारे में सूचना दी गई है। पर सच्चाई ये भी है कि कोरोना के कारण जो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा था उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है इस समय राज्य सरकार के साथ भी हम लोग हैं, और निश्चित रूप से राज्य सरकार के पीछे भारत सरकार खड़ी रहेगी। रूप से मोदी जी ने है, और कोई भी निर्णय करते समय मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उनका ओपिनियन लेकर बाद में भारत सरकार निर्णय कर रही है, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर। तो ये भी है, पर आप एक बात समझ लो कि वी आर फेसिंग, ऑल स्टेक होल्डर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। हम सब लोग संकट में है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज संकट में नहीं है। तो हमको सबको संकट में एक दूसरे को मदद करके आगे जाना होगा, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ही देर में हम चलेंगे साहिल के पास, क्योंकि महाराष्ट्र के इर्द गिर्द और तमाम राज्यों की जो स्थिति है उस पर वो सवाल पूछेंगे। लेकिन नितिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे जरा हटकर है। इस पूरी बीमारी और इस बीमारी की वजह से जो इतना बड़ा संकट पूरे विश्व में पैदा हुआ है, अगर मैं सही हूं तो आपका ये मानना है कि ये कोरोना कॉन्स्पिरेसी थी, और जिस तरह से चीन से ये बीमारी फैली उसको रोकने के लिए चीन ने सही वक्त पर कदम नहीं उठाया। आपने यहां तक भी कहा है कि हो सकता है उस साजिश की, कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी में भी दम हो, जिसमें ये लैब का वायरस हो जो कि इस तरह से संक्रमण फैला गया। क्या वाकई आप ऐसा मानते हैं? पहली बात तो मैं आपके बात से 1% भी सहमत नहीं हूं। मैंने ना चीन का नाम लिया है, ना कॉन्स्पिरेसी का नाम लिया है, ना कुछ कहा। ये कहां से आया सब कुछ? मैंने जो कहा कि मुझे जब एक इसमें टीवी चैनल पे पूछा गया कि इसका वैक्सीन आएगा तब इसका मामला निपटा जाएगा। अभी वैक्सीन नहीं है, क्योंकि पहली बार ये संकट आया है। कुछ जो इस प्रकार के जो डिसीज होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, तो मैंने जो कहा कि ये आर्टिफिशियल लग रहा है, और आज दुनिया के पास इसका वैक्सीन नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, इसको डिटेक्ट करने की भी मेथोडोलॉजी नहीं है। और जिस दिन ये इसके ऊपर उपाय ढूंढा जाएगा, वैक्सीन मिल जाएगा, उस दिन हम फ्री हो जाएंगे, किसी को होगा ही नहीं, जैसे बाकी रोगों के लिए हम वैक्सीन लेते हैं। अब इसमें अमेरिका में, चीन में, इसराइल में, भारत में, अनेक देशों में रिसर्च शुरू है। और जो, मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर जो मैं कुछ आपके जैसा ही सुनता हूं, टीवी पर देखता हूं, तो मुझे लगता है जल्दी इसका वैक्सीन मिल जाएगा। एक बार हमने वैक्सीन ले लिया तो हमको कभी वायरस का इंपैक्ट ही नहीं होगा। तो मैंने यही बात का वर्णन किया था। मैं कोई विवाद में, ना चीन के बारे में मैंने कुछ कहा, ना मैंने कुछ विवाद किया, ना मेरे कुछ करना है। मेरी एक ही बात की आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो नहीं कहा वो मेरे मुंह में डालकर नई कंट्रोवर्सी मत करो। चीन और बाकी सब बातें संवेदनशील है, ये मेरा कहने का उद्देश्य भी नहीं था, उसके साथ कोई संबंध भी नहीं। ना मैंने चीन का नाम लिया, ना किसी ने कॉन्स्पिरेसी की ये कहा। मैंने कहा ये आर्टिफिशियल वायरस लेबोरेटरी में तैयार हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगता है। चलिए, और इसलिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, और जल्दी ही हमारे पास इसका वैक्सीन मिलेगा तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इतना ही कहा था। आप भले ही चीन के ऊपर आरोप ना लगा रहे हों, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में तनाव है।
दुनिया के और मुल्क ऐसे हैं जिनको लगता है कि चीन की वजह से आज पूरी दुनिया को यह झेलना पड़ रहा है और उसका इंपैक्ट लगता है ग्लोबल बिजनेस पर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। क्या चीन के नुकसान का फायदा भारत को मिलेगा, आपको लगता है? पहली बात तो ऐसी है कि ट्रंप साहब बहुत बड़े, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। जो एनालिसिस उन्होंने किया वो मेरे मुंह पे डालो मत। और मैं छोटा आदमी हूं, ना मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं, ना मेरा कोई इससे लेना देना है। तो इस संबंध में ना मैं कोई कहना चाहता हूं ना कुछ। मैंने वायरस ये जो है ये आर्टिफिशियल है, इसका वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है क्योंकि अभी तक ये आया ही नहीं था। जल्दी ही इसका वैक्सीन मिल जाएगा और वैक्सीन मिल जाएगा तो हमारी दिक्कत हट जाएगी, फिर कोई उसके लिए हमको उसका संकट नहीं रहेगा, तब तक हमको रुकना होगा। और दूसरी बात कही कि इसको डिटेक्ट करने की भी कभी आया ही नहीं था, तो ये पहली बार आया है। अब उसके बारे में काफी रिसर्च हुआ, लेबोरेटरी में काम हो रहा है और होगा। मेरा संबंध इतना ही था। मैं कोई संवेदनशील मुद्दों पर चीन, अमेरिका और कुछ बातें कॉन्स्पिरेसी, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इस विभाग का कोई मंत्री नहीं हूं, मेरा ये काम नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री से आप जरूर पूछिए प्रश्न, जो है उसके जवाब देंगे। मेरा संबंध इतना ही था जितनी बात मैंने कही थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर आपने खास तौर पर जिक्र किया और बताया कि कैसे इंपोर्ट ड्यूटी चीन से, जो रॉ मटेरियल पहले हम दूसरे मुल्क से लेते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान एक ऐसी स्थिति में है जिसमें वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में हम बहुत बड़े एक स्टेक होल्डर हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और अब वैक्सीन बनाने के लिए भी देश के अंदर बहुत पहल हो रही है और कई जगहों पर, पुणे आप ही के महाराष्ट्र में, वहां पर भी कई जगह ऐसे जो अदर पूनावाला है, ऑक्सफोर्ड के साथ उनकी बातचीत चल रही है और भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं। आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है अगर हम सफल हो गए? और इस बारे में अगर आप कोई जानकारी दें जो अभी प्रोग्रेस है। देखिए अंजना जी, मैं तो मानता हूं कि व्यक्तित्व की और नेतृत्व की कसौटी संघर्ष में होती है, संकटों में होती है। और मैं बहुत पहले जब स्टूडेंट लीडर था तब मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, हारती थी, तो मुझे मेरे मित्र कहते थे कि तुम अच्छों पर यह पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है, तुम पार्टी बदलो। तो मैंने कहा मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, जो होगा सो होगा। तब मुझसे मुझे किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी थी और उसमें लिखा था, बहुत सुंदर उन्होंने, क्योंकि वाटरगेट के कारण वो संकट में थे, उसमें उन्होंने कहा था कि द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, जब युद्ध भूमि छोड़कर भागता है तो समाप्त होता है। संकटों से ही सॉल्यूशन निकलते हैं, समस्याओं से ही अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। और हिंदुस्तानियों में एक काबिलियत है, ये देखो, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। हमारे में क्षमता है। पीपीई किट नहीं थी, हमारे एमएसएमई ने इतनी पीपीई किट तैयार की कि अब मैंने आज कहा कि भाई आप लेना है तो लो, नहीं तो हमको एक्सपोर्ट करने दो। मास्क नहीं थे, M25 का मास्क छोड़कर इतने मास्क तैयार हुए महिलाओं ने घर घर। सैनिटाइजर 1200 रुपए लीटर का था, 160 रुपए लीटर पे आ गया, इतना प्रोडक्शन बढ़ा। तो मुझे क्या लगता है कि हमारे में काबिलियत है, क्षमता है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अगर नहीं होगी तो हम लोग अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। कैपिटल हमारे सरकार ने बहुत दिया है, 20 लाख करोड़ के पैकेज में 3 लाख करोड़ अभी दिया है। इसके बाद भी कम पड़ा तो फॉरेन कैपिटल लाएंगे, हम आगे जाएंगे, हम कामयाब होंगे, हम जीतेंगे, कोरोना की भी लड़ाई जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। और इससे बाहर आकर निश्चित रूप से हम एक हमारे गति से आगे दौड़ेंगे। यही आत्मविश्वास निर्माण करना देश की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और हम सब लोग भी कर रहे हैं। हमारी जीत होगी, यही मेरा विश्वास है। साहिल जोशी मुंबई से हमारे साथ हैं नितिन जी, और वो कुछ सवाल आपसे पूछेंगे हमारे सहयोगी। साहिल, आप पूछ सकते हैं सवाल। देखिए नितिन जी, आपने कई सारी बातें इसमें कही है, लेकिन खास करके जो मुझे सवाल पूछना था दरअसल राज्यों को लेकर, लेकिन रोहित ने पहले से ही इसके बारे में सवाल छेड़ दिया है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। लेकिन मेरा सवाल आपके ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, खास करके जो एमएसएमई का सेक्टर है, वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं, आप कह रहे हैं कि उनको रोजगार मिले, उसकी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। लेकिन लग ये रहा है कि कोविड के सिचुएशन का एक तरीके से फायदा उठाते हुए कुछ राज्य सरकार लेबर लॉज को चेंज करने की स्थिति में है। यूपी सरकार ने चेंज किया है, उसके साथ साथ कई राज्यों ने उनके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए हैं काम करने के। अजीम प्रेम जी जैसे लोग कहते हैं कि ये गलत फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। आप क्या कहेंगे, एमएसएमई के मंत्री होने के नाते आप इस पर, आपकी क्या भूमिका रहेगी?
देखिए, इस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। और इसलिए पहली बात यह है कि एक तरफ आप ही लोग कहते हैं चर्चा करके कि ये इंडोनेशिया में जा रहा, फलाना वियतनाम में जा रहा, फिर वो वहाँ जा रहा, पर भारत में नहीं आ रहे। अब जो वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट आएगी, जो टेक्नोलॉजी आएगी, जो इंडस्ट्री आएगी, उनकी भी अपनी टर्म्स है। अब मुझे बताइए कि जितने इंडस्ट्री आज तक हिंदुस्तान में चल रही है, जो उसके लिए हम कोई लेबर लॉ नहीं बदल रहे, पर इसके बाद में भी अगर एक आधी इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं आ रही है तो हम उनको कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अगर लेबर लॉ दे तो ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट लाओ, हमारे देश के गरीबों को रोजगार दो, आइए। उसके लिए भी हम विचार के 3 राज्यों ने किया है। जिन राज्यों को अपना विकास करना है, अपने युवाओं के लिए रोजगार खड़ा करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी लानी है, उसके एंसेलरी डेवलप करना है और उससे रोजगार निर्माण करके गरीबी दूर करना है, वो इंडस्ट्री को इन्वाइट करेंगे। और जिनको अगर इसमें नहीं लाना है तो वो उनका ये फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ सरकार ने निर्णय किया, कुछ सरकार ने नहीं किया, ये चॉइस सबके साथ है। अगर जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट है, वहां अगर इंडस्ट्री आनी है तो ये कुछ जगह पर हमको करना पड़ेगा। अभी एफडीआई हमने डिफेंस के लिए बढ़ा दिया, तो क्या इसका मतलब हम कितना बड़ा इंपोर्ट करते हैं डिफेंस का? कल अगर मेक इन इंडिया हो गया, मेड इन इंडिया हो जाएगा, तो हम लोग इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने वाले होंगे। अब जैसे मैंने राफेल का कहा कि पहले हम जो कुछ विमान बना लेंगे और बाद में वर्ल्ड में जहां जहां फाइटर जेट लगेंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, हमारे देश से एक्सपोर्ट होगा। और ये आपने देखा ना कि सुजुकी हमारे यहाँ जापान की आई, मारुति सुजुकी का हुआ, संजय गांधी ने उस समय शुरू किया था, एम्बेसडर फिएट थी, फिर सुजुकी ने आके बाद आज हमारे पास सुजुकी की कितने कारें इंपोर्ट हो रही है। और जो इंपोर्ट कारी हुई है मारुति सुजुकी की, उसके कारण गुड़गांव में कितनी एंसेलरी खोली है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। आज सबसे ज्यादा रोजगार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने दिया है, 4.5 लाख करोड़ की आज की स्थिति का अगर हम मुआयना करें, गडकरी जी, हाँ गडकरी जी, अगर हम आज की स्थिति का मुआयना करें तो आज की स्थिति यह पैदा हुई है कि आमतौर पर कोई भी आर्थिक संकट होता है तो या तो सप्लाई की इश्यू होती है या तो डिमांड की इश्यू होती है। हम पहले से ही जो आर्थिक स्थिति थी वो हमारी कमजोर चल रही थी, हमारी जीडीपी ग्रोथ लगातार कम हो रही थी। आज की स्थिति में हमारे पास डिमांड की भी प्रॉब्लम है, सप्लाई की भी प्रॉब्लम है, लेकिन डिमांड बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आज की स्थिति में भी आपके मंत्रालय की भी अगर हम बात करें तो जो कदम फिलहाल उठाए गए हैं वो तो क्रेडिट के हैं, या फिर आपको लोन की सहूलियत मिल जाएगी, आपके लिए इतना पैसा रखा जाएगा। लेकिन पहले से ही जो 5 लाख करोड़ तक, आपने खुद ही कहा था कि 5 लाख करोड़ तक का बकाया फिलहाल सरकार के पास है, उसको चुकता करने के लिए आप कितनी जल्दी उसकी कोशिश करेंगे, यह भी तो कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये 20 लाख करोड़ इकोनॉमी में पंप होंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको तो पता ही है कि मैं पिछले 5 साल में हमने 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए थे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आधार लेकर। और अभी मैंने इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक सबको कांटेक्ट कर रहे हैं। एक स्पेशल एडवाइजर अपॉइंट किया है इसके लिए, ताकि हम फॉरेन फंड लाएंगे। और 2 साल में ये मेरा टारगेट है कि मैं 15 लाख करोड़ के रोड कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करूंगा। बहुत कठिन काम है, कितना होगा नहीं होगा मुझे पूरे टारगेट रख के करेंगे। तो मेरा सवाल एमएसएमई को लेकर है, एमएसएमई के 5 लाख करोड़ का जो बकाया है उसको लेकर सवाल है। आप पहली बात इकोनॉमी को समझ लो। जो बात आपने पूछी है, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में पंप होगी तब पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल और वेल्थ क्रिएट होगी, और यही सरकार कर रही है। और दूसरी बात जो आपने 5 लाख करोड़ की पूछी, वो भी स्टेटमेंट कैसा छापते हैं लोग और कैसा देते हैं। मैंने ये कहा था कि भारत सरकार के अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर, ऐसा मिलकर एमएसएमई का कम से कम 5 लाख करोड़ अंदाजन अप्रोक्सीमेटली पैसा उनको मिलना है। और हमने जो समाधान करके पोर्टल खोला है उस पर हमने 36,000 करोड़ के प्रॉब्लम सॉल्व किए। फिर मैंने मेजर इंडस्ट्री के जो उद्योगपति है उनसे बात करते हुए अनुरोध किया कि छोटे लोगों के पैसे पहले रिलीज करो। अब भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इसमें जो भारत सरकार का और भारत सरकार के अंडरटेकिंग का जो भी पैसा एमएसएमई का है वो 45 दिन के अंदर सबको मिलना चाहिए। अब मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अंडरटेकिंग और स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं कि 45 दिन के अंदर मिल जाएगा। वादा नहीं कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के हाईएस्ट लेवल पर निर्णय हुआ है कि भारत सरकार और उसके मंत्रालय और उसके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 45 दिन के अंदर एमएसएमई का पूरा ड्यूज देंगे।
और यही बात पर मैंने स्टेट गवर्नमेंट को आह्वान किया है कि उनके पब्लिक अंडरटेकिंग और उनके डिपार्टमेंट ये भी 45 से न पैसा देंगे तो एमएसएमई के पास लिक्विडिटी आएगी तो रोजगार बढ़ेगा, उससे उनका चक्र गतिशील बनेगा। तो मैं आपको एक बात, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं साहिल, जो थोड़ा बहुत समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो भूमिका स्वीकार की है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से आए हुए 20 लाख करोड़, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जो हमने ओपन किए अलग कोल से लेकर डिफेंस तक, उससे कम से कम 20 लाख करोड़, तो 40 लाख से 45-50 लाख करोड़ इंडियन इकोनॉमी में पंप होंगे। और ये जो होंगे, ये पैसा किसी के घर में नहीं बैठता, पैसा घूमते रहता है, वो लगातार वॉकिंग करते रहता है। अगर वो पैसा अगर समझो किसी उद्योगपति के पास आएगा तो वो मशीन खरीदी करेगा तो मशीन वाले को पैसा उसका मिलेगा, मशीन वाला स्पेयर पार्ट्स खरीदेगा उसको मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स वाला के मजदूरों को पगार देगा तो उससे वो कपड़े खरीदी करेगा, तो इससे टैक्स भी बढ़ेगा और पैसा भी सर्कुलेट होगा। तो 50 लाख करोड़ का पंपिंग इंडियन इकोनॉमी में हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, जिससे देश की इकोनॉमी में एकदम बड़ा सुधार होगा। हाँ, एक मेरा सवाल है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपने कहा, अपने राहुल गांधी का जिक्र हुआ था, उन्होंने जो आज बातें कही है, लेकिन उसके साथ साथ राजीव बजाज जैसे, आपने कई इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की है, राजीव बजाज जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, कोई उस पैकेज को सुनकर यह नहीं कह रहा है कि वाह बहुत जबरदस्त पैकेज है। अभी भी उनके मन में कई सारी शंकाएं हैं। कई लोगों को यह लगता है कि उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स में रियायत मिल जाएगी, उन्हें उनके हाथ में पैसा रहेगा, क्योंकि अभी कोई लोन लेने जाएगा इस तरीके की स्थिति तो किसी की है नहीं, लिक्विडिटी भले ही मार्केट में हो, लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि खरीदने वाला भी कोई तैयार नहीं होगा। उसके लिए क्या बंदोबस्त करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा कहां से आएगा, ये सारी भी चीजें कहीं ना कहीं है, उसको लेकर भी सरकार का रवैया जानना बहुत जरूरी है। सर साहिल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरे इकोनॉमिक्स का और डिटेल में आपके लेवल पर भी आप अध्ययन करें। जैसे एनबीएफसी है, ये एनबीएफसी अच्छी चल रही थी तब ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा चल रहा था। टाटा की अपनी फाइनेंस कंपनी थी, महिंद्रा की फाइनेंस कंपनी की थी, बजाज की भी फाइनेंस कंपनी थी। अभी ये जो आपने बजाज की बात की राजीव की, इसका स्कूटर 50% 60% ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। अब मुझे बताइए कि एनबीएफसी को हम ताकतवान करेंगे तो ऑटो फाइनेंस बढ़ेगा, ऑटो फाइनेंस बढ़ेगा तो ये सबकी बिक्री होगी तो नेचुरली वो वहां का चक्र ये होगा। अभी आप एनबीएफसी को भी मजबूत करने का निर्णय हुआ है ताकि वो ज्यादा फाइनेंस करे। और मैंने हमारे डिपार्टमेंट में निर्णय किया है कि अब एमएसएमई की योजना केवल नेशनलाइज्ड बैंक और सिडबी नहीं चलेगी, अब हमारी पूरी योजना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और उसके साथ एनबीएफसी भी चलाएगी। और आप महाराष्ट्र से, आपको पता है कि महाराष्ट्र के अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ डिपॉजिट है। अब वो पैसा अगर वो भी एमएसएमई को अगर लोन देगी और जिसका 75% गारंटी हम करते हैं, 1.5% उसका 1 लाख करोड़ के लोन के लिए 1500 करोड़ रुपए हम इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरते हैं ट्रस्ट में और 75% लोन सिक्योर्ड करते हैं। तो ये सब नेचुरली बढ़ेगा तो उससे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी ना, उसी से तो सर्कुलेशन बढ़ेगा और एक का पैसा दूसरे के जेब में, दूसरा का तीसरे के जेब में, ऐसा वो सर्कुलेशन बढ़ के इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, अगर साहिल और आपको और अशोक आपको और भी सवाल पूछने हो तो हाथ उठाइएगा। इस बीच अब जरा बढ़ते हैं लॉकडाउन 4 की तरफ। पीएम ने ये अनाउंस किया था, आ रही हूं अशोक जी, नितिन जी, पीएम साहब ने ये अनाउंस किया था जब आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रहे थे कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में होगा। हमने राज्यों से 15 तक, बीते दिन तक उन्होंने तमाम इनपुट्स मांगे हैं। सर, आपको कुछ तो जानकारी होगी कि क्या होगा मंडे से, हर कोई इंतजार कर रहा है, क्या कुछ खुलेगा, कहां कहां गतिविधियां ज्यादा होंगी, क्या एमएसएमई सेक्टर में हम वाकई देखेंगे कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी गतिविधियों की छूट मिलेगी? कुछ अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मंडे से क्या क्या होने वाला है। देखिए, मोटी तौर पर प्रधानमंत्री ने जो बोला है उसमें काफी बातें लिबरल होगी, बाय गाइडिंग प्रिंसिपल रिलेटेड विद कोरोना वायरस जो है उसका पालन करते हुए, ये उसका अर्थ है। बाकी उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है, हमारे अनेक मंत्रियों को स्टेट की जिम्मेदारी दी, हम उनको रोज पीएमओ को फीडबैक देते हैं। बाद में उन्होंने एक सेक्रेटरी के अलग अलग कमेटियां अपॉइंट की, उनको ब्रीफिंग मिलता है और इंफॉर्मेशन मिलती है और इसके बारे में होम मिनिस्ट्री इसके बारे में ऑर्डर इशू करती है। तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, मैंने अपना फीडबैक उनको भेजा है। पर मैं इतना कहता हूं कि जो पीएम साहब का जो भाव था, जो भाषण मैंने सुना, उसका अर्थ मैं इतना ही समझाऊं कि एक तरफ कोरोना वायरस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा
और उसके साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। फूड एंड शेल्टर के लिए इंडस्ट्री को सोचना होगा मोरली कि वहां कहीं भी कोरोना का संक्रमण न हो, फैक्ट्री भी शुरू करनी होगी, दुकानें भी शुरू करेंगे और कोरोना को स्प्रेड आउट हो, कोरोना स्प्रेडिंग उसका हो ना हो, ये भी सोचना होगा और अपने नियमित लाइफ को चलाना होगा। तो मुझे लगता है ये उसका भाव था। बाकी इसके बारे में जो कुछ अधिकृत रूप से होगा, वो जिसकी घोषणा होगी वही होगा। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स करना भी मेरे लिए उचित नहीं है। मैं जो उससे समझाऊं उतना इतना ही अर्थ है और ये मेरी अपेक्षा भी है सर, और मुझे लगता है इसका निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के लेवल पे होगा। जिस सेक्टर पे आप कमेंट अधिकृत तौर पे कर सकते हैं, मैं उसी से लॉकडाउन 4 का सवाल पूछ लेता हूं आपसे। मेरा सवाल यह है कि लॉकडाउन 4 में जब आप खुद ये कह रहे हैं कि इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, हो सकता है 50% लोगों से काम कराना पड़े, हो सकता है कि काम के घंटे वो बढ़ाने पड़े या उनमें कुछ बदलाव करना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क प्रोवाइड करना होगा, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। हमारे देश के उद्योग क्या इन चीजों के लिए तैयार हैं, जिन पर पहले ही आरोप लगता रहता है कि ये जो श्रम कानून सरकार ने दिए हैं, अधिकार दिए हैं श्रमिकों को, उन्हीं को सही ढंग से लागू नहीं करते? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ऐसा कहना अन्यायपूर्वक होगा। इस कठिन स्थिति में मैंने खुद हमारे एरिया में देखा है, महाराष्ट्र में अनेक जगह देखा है कि उन्होंने अपने फैक्ट्री एरिया में कैंप खोले हैं, रहने की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और उनको काम करने के लिए अगर वो चाहते हैं कि उनके ड्यूटी के अलावा ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि सब लेबर की संख्या कम है, तो वो भी उनको काम करने का अवसर भी मिल रहा है, उनको एडवांसेस भी दिए हैं। और अब काफ़ी बड़े प्रमाण पर मजदूर जो है वो महाराष्ट्र में, आप जैसे साहिल को पूछ लीजिए, रोज मराठी न्यूज़ में मैं भी देखता हूं, बड़े प्रमाण पर इंडस्ट्री का चक्र अब शुरू हो गया, ऐसी न्यूज़ आई आज। तो ये चक्र शुरू हो गए हैं, अड़चने समस्याओं के साथ शुरू हुए हैं, धीरे धीरे अड़चने दूर होगी और हमारे सभी लोगों को यह मालूम है कि हमको भोजन की भी व्यवस्था अगर आवश्यकता पड़े तो करनी पड़ेगी, रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सैनिटाइजर भी देना पड़ेगा, मास्क भी देना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में तो यहाँ तो कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में एक बस में 25 ही लोग बिठाते हैं और उसमें 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके उनको फैक्ट्री लेके जा रहे हैं। तो धीरे धीरे कठिनाइयां है, समस्या है, गंभीर संकट है, फिर भी उस पर जीतेंगे, मार्ग निकालेंगे, समस्या को निपटाएंगे, ये समझकर आगे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं नितिन जी? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो संक्रमण है इस वक्त देश में, उसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? मैं डॉक्टर भी नहीं हूं और मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूं, पर मुंबई की परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक है और मैं मुंबई में रहता ही था, तो मुझे इस समय, मैं जो वर्ली में रहता हूँ वहाँ तो पूरा बंद कर दिया है, बाद में धारावी भी पूरा बंद है। और मुंबई की अपनी एक समस्या है, 3 बाजू से समुंदर है, एक घर में 8-8 लोग रहते हैं, 200 स्क्वायर फीट का घर है, लोग बाहर रोड पे सोते हैं, इस प्रकार की एक विचित्र स्थिति है। इसलिए मुंबई को डिकंजेस्ट करना चाहिए, पर अब तो वो दूर की बात है। पर इस स्थिति में मुंबई में बहुत बड़े प्रमाण पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, फिर वो दिल्ली की घटना हुई, उसके भी परिणाम फिर मुंबई में आए हैं। अब इन सब बातों का इफेक्ट है, इसका अध्ययन तो राज्य सरकार करेगी, पर फिलहाल मुंबई में जैसे केरल ने सक्सेस मिलाया और उन्होंने कोरोना पर जीत हासिल की और अरुणाचल और गोवा ने पूरी तरह किया, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार भी कोशिश कर रही है और निश्चित रूप में वो प्रयास कर रही है, इसमें उनको सफलता मिले, हम पूरी मदद कर रहे हैं, उनके साथ है। जो भी होगा इससे अच्छा परिणाम निकलेगा और मुंबई भी इस संकट से जल्दी उभर कर बाहर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अशोक भी सवाल पूछना चाह रहे थे और साहिल भी। साहिल, गडकरी जी, आपने जिक्र किया कि जी अभी मुंबई की बात निकली है तो वहीं से शुरू करते हैं। आपने कहा कि मैं भी उससे काफी सहमत हूं कि डीकंजेशन होना काफी जरूरी है एक शहर में जिस तरीके से लोग रहते हैं, और धारावी जैसे इलाके में खास करके हम सोशल डिस्टेंसिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते लोगों से कि वो उस तरीके से कर पाए। लेकिन एक तरफ ये भी अब बात कही जा रही है कि हमें कोरोना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर ही चलना होगा, क्योंकि ये कब खत्म होगा अभी किसी के पास उसकी गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में पोस्ट कोविड यानी एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरीके की अर्थव्यवस्था होगी, किस तरीके की व्यवस्था होगी, किस तरीके से इंडस्ट्री, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनेक उद्योग चलेंगे, उसको लेकर क्या सरकार में कोई थिंकिंग शुरू हो गई है? उस तरीके से कोई नए कानून बनाने की कोशिश चल रही है, कोई नए नियम बनाने की कोशिश क्या शुरू हो गई है? ये हम मानकर चले और उसी तरीके से अब हमें आगे बढ़ना होगा, क्या हम ये कह सकते हैं?
देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आपके थोड़े बात से मैं सहमत नहीं हूं। कोरोना का ये संक्रमण से उभरने के बाद क्या प्लानिंग है, ये बात नहीं है। कोरोना के साथ जीते हुए आगे का फ्यूचर प्लानिंग इन डिटेल एंड एडवांस इकोनॉमी का अभी से करना पड़ेगा, और ये दोनों बातों को लेकर आगे जाना पड़ेगा। और इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि 20 लाख करोड़ ये इंडियन इकोनॉमी में सरकार ने अलग अलग माध्यम से किए। अब एविएशन, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं उनको बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश में से और देश के बाहर से लानी पड़ेगी। एफडीआई आज जो घोषणा हुई है इसीलिए हुई कि बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी होगी, और उससे इकोनॉमी में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, एंसिलरी शुरू होगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और रोजगार निर्माण होने के कारण पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ेगा। इसमें एक बात साइड आप रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि हमारा 5% पॉपुलेशन रूरल और एग्रीकल्चर है, वो भी बहुत संकट में है, और उसको भी उभारने के लिए एग्रीकल्चर का भी प्लानिंग करना पड़ेगा, सिंचाई को बढ़ाना पड़ेगा। अभी गेहूं और चावल 3 साल के लिए सरप्लस है, इतना हमारे पास प्रोडक्शन है, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चावल से सैनिटाइजर बनाओ, डिस्टिलरी डालो, इथेनॉल बनाओ। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर का भी लेकर एक इंटीग्रेटेड फ्यूचर प्लानिंग इन एडवांस इन डिटेल इकोनॉमी का करना होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये पैकेज जाहिर किया है उसमें निश्चित रूप से भविष्य के प्लानिंग की सोच, लिबरल इन्वेस्टमेंट को देश में एफडीआई को इनवाइट करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रोजगार की निर्मित करना और इंडस्ट्री का चक्र गति से घुमाना, ये सब बातें के इम्पैक्ट आए, इसीलिए इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, और इसी के आधार पर चल समस्या आएगी उसको सुलझाकर आगे जाना पड़ेगा। जी, और यही उम्मीद जो आपकी बातों से जगी है, इसी का इंतजार पूरा देश भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।